नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। आपको बता दें, महंत अवैद्यनाथ के समाधि मंदिर में वो पूजा अर्चना उन्होंने किया। और आपको बता दें कि सीएम ने गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की है। वहीं सुबह 10:30 बजे टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम और सिविल लाइंस स्थित गोकुल अतिथि भवन में टिफिन पर चर्चा होगी, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आपको बता दें, महा जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी चला रही है टिफिन पर चर्चा अभियान और ये कार्यक्रम, इसके तहत कई ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाती है। आपको बता दें, योगी इसमें शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए जीत का गुरु मंत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। और आपको बता दें कि यहाँ टिफिन कार्यक्रम जिसमें चर्चा यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी टिफिन पर चर्चा का कार्यक्रम चला रही है और इसके तहत यहां पर तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको लोकसभा चुनाव के लिए जीत का गुरु मंत्र दिया जाता है और इसी के तहत ये कार्यक्रम बेहद अहम। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। हरेंद्र, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कार्यक्रम आज का रहने वाला है? 3 दिवसीय ये दौरा है और इस दौरान टिफिन पर चर्चा होगी जिसमें यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए गुरु मंत्र दिया जाएगा। सपना, हम बताना चाहेंगे कि खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ गोकुल अतिथि भवन में वो बैठक करेंगे, टिफिन पर चर्चा करेंगे। 2024 के लिए किस तरह से जीत हासिल की जाए उसको लेकर के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरेंगे। और कार्यकर्ता बता दें कि मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में और 3 दौरे के दौरान तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लगे हैं। जिस तरह से मासूम बच्चों की मौतें हो रही थी और जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में संभाली है, तब से उन मौतों पर अंकुश लगा है। लेकिन कुछ जगहों पर मौतों का अभी भी अंकुश नहीं लगा है, जिसको लेकर के पीकू का सेंटर का उद्घाटन करेंगे और सीएससी पीएससी पर इस तरह के पीकू सेंटर बनाए गए हैं जहां मासूम बच्चों का सुचारू रूप से इलाज होगा, ताकि जो मौत के गाल में समय और से पहले ही चले जाते हैं उनको बचाया जा सके। काफी प्रयास सड़क से लेकर के सदन तक मासूम बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघर्ष किया है और आज भी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं में उस तरह का जोश देखने को मिल रहा है। और जो थोड़े अगर जोश बचे भी हैं तो उनमें जोश भरने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरेंगे। कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि सरकार ने जितनी योजनाएं जनता को दी है जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इसीलिए टिफिन कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और जो भी कमियां हैं जनता के बीच में उन कमियों को पूरा करने की भी बात करेंगे। और खासतौर से बस चंद समय बचे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचेंगे। बिल्कुल हरेंद्र, और क्या इस दौरान संबोधन भी हो सकता है, क्योंकि महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी हो गई है और लगातार बीजेपी जनता तक पहुंच रही है और अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही लगाव गोरखपुर वासियों से रहता है और गोरखपुर वासियों का भी लगाव सीएम योगी आदित्यनाथ से एक अलग तरीके से देखने को मिलता है। आज क्या संबोधन हो सकता है, लोगों से रूबरू हो सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, कार्यक्रम से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद, पुष्पांजलि करने के बाद वो कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। खासतौर से उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर भी लगाया गया है, ताकि जो कार्यकर्ता आएंगे उस कार्यक्रम में उस स्कैनर के माध्यम से उनके टिफिन को स्कैन करके ही अंदर जाने की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी जाएगी। और रही बात गोरखपुर की जनता की, तो गोरखपुर की जनता बहुत ज्यादा प्रेम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करती है और उतना ही प्रेम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर की जनता से करते नजर आते हैं। जब वो आते हैं तो गोरखपुर की जनता जितनी बड़े पैमाने पर तादाद में लोग जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं, हाल चाल लेते हैं और सबको बाई नेम मुख्यमंत्री बुलाते हैं। बिल्कुल हरेंद्र, और इसके लिए तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसकी लगातार जानकारी आपने अब तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का गोरखपुर दौरा है। आपको बता दें थोड़ी ही देर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर प्रेस वार्ता भी वो करेंगे। 11 बजे एनेक्सी भवन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। दोपहर 1 बजे महरौली बेलीपार में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें 2:30 बजे सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम से भी वो जुड़ेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत शाम 4 बजे संपर्क से आपको बता दें कि समर्थन कार्यक्रम में विशिष्ट जनों से वो संपर्क करने वाले हैं। शाम 6 बजे भगवती लाज बड़हलगंज में व्यापारी सम्मेलन को वो संबोधित भी करेंगे। तो व्यापारी सम्मेलन भी होने वाला है जिसको वो संबोधित करते नजर आएंगे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जिनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसकी टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें गोरखपुर का दौरा उनका है जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 9:30 बजे गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे एनेक्सी भवन सभागार में प्रेस वार्ता वो करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे महरौली बेलीपार में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि 2:30 बजे सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। शाम 4 बजे संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शाम 6 बजे भगवती लाज बड़हलगंज में व्यापारी सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, तब से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। फिर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है त्रिवेंद्र सिंह रावत को लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें महा जनसंपर्क अभियान जिसके तहत ये कार्यक्रम है, जिसमें 9 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं जहां AIMPLB को नया अध्यक्ष मिला है। आपको बता दें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नया अध्यक्ष मिल गया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी नए अध्यक्ष बन गए हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी AIMPLB अध्यक्ष बन गए हैं। आज इंदौर में हुई AIMPLB की बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि राबे हसनी नदवी के देहांत के बाद से ये पद जो था वो खाली था और चुनाव के लिए इंदौर के मऊ में ये सम्मेलन बुलाया गया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर AIMPLB को आपको बता दें नया अध्यक्ष मिल गया है। कई समय से ये पद जो खाली था, अब आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नया अध्यक्ष मिल गया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी AIMPLB अध्यक्ष। और आपको बता दें आज इंदौर में जो बैठक हुई थी उसमें ये अहम फैसला लिया गया है। राबे हसनी नदवी के देहांत होने के बाद से ही ये पद खाली था, जिसके बाद अब इस पर सहमति बनी, फैसला लिया गया और जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। तो ये पद खाली था, कई नाम जिस पर विचार हो रहा था, लेकिन आखिरी मोहर जिस नाम पर लगी वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और अब AIMPLB अध्यक्ष वो बनाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नए अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। पद खाली था ये। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। मनीष, AIMPLB का नया अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ इनके बारे में डिटेल्स आपके साथ? देखिए, आपको बता दूं कि बोर्ड के अध्यक्ष राबे हसन निधन के बाद ये जो पद था ये खाली चला था और इंदौर के मऊ में 2 दिवसीय बैठक चली थी जिसमें नया अध्यक्ष चुना था, जिसके बाद कल सर्वसम्मति के साथ मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह रहमानी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दूं कि 2 दिन का लगातार बैठक चली थी, मंथन चला था, इसमें तमाम जो पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो वहाँ पे शरीक हुए थे। लगातार 2 दिन की बैठक हुई थी। इसमें माना जाता था कि जो महिलाएं थी उन्होंने पहले रहमानी के नाम पे एक कहीं ना कहीं एक तरह से विरोध भी दर्ज किया था कि वो महिलाओं की तरफ से नहीं बोलते हैं, महिलाओं की तरफ से अपना पक्ष नहीं रखते। इसके बावजूद भी सर्वसम्मति के बाद रहमानी के नाम पे मोहर लगी है और नदवी जो कि पहले बोर्ड के अध्यक्ष थे, लगातार पैरवी करते थे पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, उनके निधन के बाद ये पद खाली चल रहा था,
कोई बाद अब कल सर्वसम्मति से इनको रहमानी को नया अध्यक्ष चुना गया है। माना जा रहा है कि अब पर्सनल लॉ की जितनी गतिविधियां होंगी वो रहमानी के अध्यक्षता में की जाएंगी। जी बिल्कुल, रहमानी है कौन, क्या इनके बारे में कोई डिटेल्स आपके पास? देखिए, रहमानी पर्सनल लॉ बोर्ड के पहले भी मेंबरान रहे हैं और काफ़ी अरसे तक इन्होंने जो पर्सनल लॉ की तरफ से जितनी भी कार्रवाई हुई उसमें कहीं ना कहीं शरीक होते रहे हैं। चाहे जितनी भी चाहे आप उसको राम मंदिर के पक्ष में लेंगे, चाहे आप 3 तलाक के लेंगे, तो कहीं ना कहीं मुखर रहे हैं रहमानी। लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से पक्ष को रखते हैं। तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, तेज तर्रार उनके एटीट्यूड माना जाता है, जिससे कि पक्ष रखते हैं। और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफत भी ये पहला मरतबा है जब किसी बोर्ड की खिलाफत भी कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठी थी। ये रहमानी के खिलाफ महिलाओं ने भी आवाज़ उठाई थी कि क्या वो बोर्ड के मेंबरान ज़रूर हैं पर इनके अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के प्रति उनकी जो जिस तरीके से पक्ष रखते हैं उसमें वो लोग संतुष्ट नहीं थे। तो ये माना जाता है कि रहमानी के जो पक्ष के जो बातें थी वो कहीं ना कहीं एक नेता के तौर पे मानी जाती थी, एक बड़े नेता के तौर पे मानी थी, पर कहीं ना कहीं अंदर विरोध भी था। उसके बावजूद भी रहना गया है। तो माना जा रहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड में अब जिस तरीके से रहमानी की अध्यक्षता होगी, इसके बाद तमाम चीज़ें, तमाम जो उसके मेंबरान हैं उनमें भी आप बहुत चेंजेस देखते हैं। रहमानी बड़े नेता के तौर पे माने जाते थे अपनी बातों को रखने में, और अपनी जिस तरीके से कट्टरवादी सोच की वजह से ज़्यादा फेमस हैं रहमानी। जी बिल्कुल, रहमानी के बारे में तमाम तरीके की डिटेल्स आपने दी और नए अध्यक्ष वो बन गए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथों में। अब किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगे देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। इसी बीच प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। 29 मई को आयशा नूरी की ओर से पक्ष रखने कोर्ट नहीं पहुंचा वकील के कोर्ट ना पहुंचने की वजह से आज अब ये सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आयशा नूरी जो कि अतीक की बहन है, उसकी सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है। 29 मई को आयशा नूरी की ओर से पक्ष रखने कोर्ट में वकील नहीं पहुंचा था, जिसके चलते जो सुनवाई थी वो नहीं हो सकी थी। हालांकि वकील के कोर्ट ना पहुंचने की वजह से आज का दिन निर्धारित किया गया था, यानी कि आज सुनवाई होगी। अब इस दौरान कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन बड़ी जानकारी है ये, आपको बता दें अतीक की बहन आयशा नूरी जिसकी सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है। क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जो तारीख निर्धारित की गई थी वो 29 मई थी। आयशा नूरी का जो वकील था वो उस समय नहीं पहुंचा, जिसके बाद सुनवाई टल गई और आज की तारीख निर्धारित कर दी गई और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। अब आयशा नूरी की मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती है देखना होगा। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले 29 मई की तारीख को निर्धारित किया गया था, लेकिन उस समय वकील नहीं पहुंचा, जिसके बाद आज की तारीख निर्धारित की गई है। आज क्या कुछ उम्मीद जताई जाए, कोर्ट क्या कुछ फैसला ले सकती है? देखिए, निश्चित तौर से आपको बताता हूँ, आयशा नूरी भी एक इनामिया उनके ऊपर भी इनाम रखा गया था, जिसके बाद वो लगातार फरार चाहिए थी। उनकी तरफ से अर्जी रखा गई थी कि वो सरेंडर करना चाहती है, सरेंडर कर दे। सरेंडर अर्जी को लेकर एक सुनवाई हुई थी जो कि 29 मई की डेट मुकर्रर रही, पर उनके जो वकील थे आयशा नूरी के वो तय डेट पर नहीं पहुंचे। इसको लेकर डेट बढ़ाई गई थी और आज बाकी के 4 जून की इसको डेट दी गई थी। अब माना जा रहा है कि अगर सरेंडर अर्जी को मंजूरी मिलती है, जिस तरीके से अपील की गई है कि वो सरेंडर करना चाहती है, और लगातार हमने देखा था किस तरह से आयशा नूरी लगातार जब अतीक को लाया जाता था उनके साथ लगातार सहायक तरह मौजूद रहती थी। उसके बाद से जब से उनके ऊपर इनामिया घुस के लगातार वो फरार चली थी, उसके बाद सरेंडर करने की अर्जी भी दी गई थी। अगर अर्जी की मंजूर होती है तो कहीं ना कहीं आयशा नूरी के लिए एक राहत भरी सांस होगी। हालांकि जिस तरीके से पूरा प्रकरण है, चाहे शाइस्ता की बात करें, चाहे गुड्डू मुस्लिम की बात करेंगे, चाहे तमाम जो सहयोगी थे अतीक के, जो उसका पूरा साम्राज्य देखते थे, कहीं ना कहीं उसके साम्राज्य में मिले रहते थे, जिस तरीके से उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसके पास उस पूरी जिस तरीके अतीक के हत्या के बाद से लगातार सब फरार थे और अभी तक पुलिस भी उनको नहीं ढूंढ पाई थी। उसके बाद आयशा नूरी माना जा रहा है अगर वो सरेंडर करती या फिर पुलिस की पकड़ में आती तो तमाम ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठ सकता है। आयशा नूरी भी बहुत खास अहमियत रखती थी, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे बहुत करीबियों में से थी अतीक अहमद के, लगातार उनके संपर्क में रहती थी। चाहे आप
गुजरात से उनको जब उत्तर प्रदेश लाना था तब भी हमने देखा था लगातार उनकी सहायता मौजूद थी। अब अगर सरेंडर की अर्जी मिलती है तो कहीं ना कहीं आयशा नूरी के लिए एक ज़रूर राहत की सांस होगी, पर अगर उनको नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं एक फिर से आयशा नूरी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती हैं और पुलिस लगातार उनको खोज में दबिश भी कर रही है। तो माना जा रहा है कि समय में अगर सरेंडर की अर्जी की मंजूरी मिलती है तो एक आयशा नूरी के लिए और अतीक के जो पक्ष है, जो उनके रहनुमा हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर हो सकती है। पर अगर उनको मंजूरी नहीं मिलती है और सरेंडर अर्जी खारिज कर दी जाती है तो एक बार कहीं ना कहीं फिर से शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम की तरह आयशा नूरी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी चलिए, क्या होता है कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप ही नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से आपको खबर बताते हैं। शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की नीति जारी है। 3 साल बाद शिक्षक मनचाही जगह पा सकते हैं तैनाती, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। म्यूचुअल आधार पर भी तबादले करा सकेंगे शिक्षक। आपको बता दें 8 जून से शुरू होंगे एक जिले से दूसरे जिले में तबादले। 2019 के बीच में हुए थे शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले। वहीं करीब 5.20 लाख यानी कि 5,20,000 शिक्षकों को यहां पर लाभ मिल सकता है। वहीं अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने जारी किया आदेश और आपको बता दें कि एक जिले में नियमित शिक्षकों को बिताने होंगे 2 साल। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही शिक्षकों को एक जिले में बिताने होंगे कम से कम 5 साल। स्वीकृति पद के मुकाबले 10% ही होंगे अंतर जनपदीय तबादले, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर बड़ी राहत की खबर है। हालांकि आपको बता दें कि एक जिले में कम से कम 5 साल इन शिक्षकों को बिताने अनिवार्य हैं। लखनऊ से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय दौरा है। आपको बता दें 5 और 6 जून को सलोन, इसके साथ ही ऊंचाहार में वो मौजूद रहने वाली है। अमेठी लोकसभा में जनसंवाद कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगी। कई जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम में भी वो मौजूद रहने वाली हैं। 5 जून को सुबह 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। वहीं आपको बता दें ऊंचाहार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रात्रि विश्राम करने जा रही हैं और इसी के साथ 3:15 पर बेडोना से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हो जाएगी। लखनऊ एयरपोर्ट से 5:15 पर दिल्ली के लिए भी वो रवाना हो जाएंगी। तो अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी है। आपको बता दें अमेठी से वो सांसद है और इसी बीच एक अलग कनेक्शन स्मृति ईरानी का यहाँ रहता है और ऐसे में जनसंपर्क अभियान भी है। तो इसीलिए सभी सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सभी अपने कार्यक्षेत्र में जाएं और वहां पर उपलब्धियां गिनवाएं। इसी के तहत आपको बता दें कि स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचने वाली है। क्या कुछ कार्यक्रम स्मृति ईरानी का रहने वाला है, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम जिसमें वो मौजूद रहने वाली हैं और इसके बाद ही आपको बता दें कि वो जनता तक पहुंचेंगी और सरकार की उपलब्धियां गिनवाती नजर आएंगी। मेरठ से जानकारी आपको दे दें, जहां रंगदारी मामले में पार्षद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संगीन धाराओं में पार्षद रविंद्र भैया पर जो मुकदमा है वो दर्ज है। रंगदारी के साथ दंगा भड़काने का भी आरोप इन पर है। पार्षद सहित 4 लोग ज्ञात और 10 लोगों पर मुकदमा। इसके साथ ही पार्षद सहित 3 ज्ञात और 10 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पार्षद पर निजी अस्पताल संचालक से मारपीट का आरोप है। वह संचालक के पैर पकड़कर पार्षद ने मांगी थी माफी। मेरठ के थाना भावनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्षद सहित 3 ज्ञात और 10 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसी के साथ पार्षद पर निजी अस्पताल संचालक से मारपीट का आरोप है, जिसके तहत आपको बता दें कि मामला दर्ज किया गया है। संचालक के पैर पकड़कर पार्षद ने माफी मांगी थी। मेरठ के थाना भावनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का यहां बड़ा असर देखने को मिला है। मेरठ से ये खबर आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि रंगदारी मामले में पार्षद पर अब मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कानपुर से खबर है, जहां ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश की गई है। घटना को अंजाम देने में नाकाम रहे बदमाश।
इसके साथ ही लुटेरों ने ज्वेलर्स के साथ मारपीट की, जिससे वो घायल हो गया। ग्राहक बनकर लूट के इरादे से लुटेरे आए थे। आपको बता दें कि पब्लिक ने बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने घायल ज्वेलर्स को मेडिकल के लिए भेज दिया है। डीसीपी साउथ जोन के बिधनू गोपाल नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो लूट की यहां पर कोशिश करने का मामला सामने आया है, जहां ये जो लुटेरा है वो ग्राहक बनकर पहुंचा था। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस के हवाले इस लुटेरे को कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कानपुर से यह मामला, ज्वेलरी शॉप में यहां लूट की कोशिश की गई है। हालांकि सीसीटीवी को भी अपने कब्जे में ले लिया गया है। घटना को अंजाम देने में यह बदमाश जो है वो नाकाम रहे। कासगंज से खबर आपको बता दें, जहां अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मार दी है। आपको बता दें, गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बड़ी जानकारी है, युवक को जिला अस्पताल में अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। घटना के दौरान फसल की रखवाली कर रहा था ये युवक। इसके साथ ही ढोला थाना के कोटरा के पास नहर पुल की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन ये जो पूरा मामला है वो ढोलना थाना के कोटरा के पास नहर पुल की घटना ये है। अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मारी, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि पुलिस अब इन हमलावरों की जांच में लगी हुई है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बुलंदशहर में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर बरसाई हैं लाठियां। वहीं आपको बता दें कि आहर थाना क्षेत्र में सिद्ध बाबा गंगा घाट का ये वीडियो है, जो कि अब हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि यहां पर लाठियां बरसाई गई है गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर। अब ऐसे में आपको बता दें, जो ये वीडियो है वो जमकर वायरल भी हो रहा है, और अब इस वीडियो के दौरान क्या कुछ सामने आता है देखना होगा। हालांकि बुलंदशहर से अब आपको खबर बता दें, जहां महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। पति पर महिला की हत्या का आरोप है। 9 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। आपको बता दें, पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। खुर्जा नगर कोतवाली के अरनिया मौजपुर का ये पूरा मामला है। पति पर महिला की हत्या का आरोप है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। 9 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद चल रहा है, और जिसके चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद शव को कब्जे में ले लिया गया। खुर्जा नगर कोतवाली के अरनिया मौजपुर का ये पूरा मामला, जहां महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो आरोप है हत्या का वो पति पर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लंबे समय से इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। 9 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बुलंदशहर में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर लाठियां यहां बरसाई गई है। आहर थाना क्षेत्र के सिद्ध बाबा गंगा घाट का ये वीडियो है, और ये वीडियो भी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि यहां पर कुछ श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे और उस दौरान उन पर लाठियां बरसाई गई। अब ये देखिए वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां लाठियां इन ग्रामीणों पर, इन श्रद्धालुओं पर जो है बरसाई गई। हालांकि गुंडागर्दी का पुलिस का ये जो वीडियो है अब वो जमकर वायरल हो रहा है। लोग अपनी अपनी तरफ से इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि क्या इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है कि नहीं। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश रही। आपको बता दें, मौसम बदलने से तापमान में भी गिरावट आई है। बारिश की वजह से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, और आपको बता दें कि मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल लिया है। तापमान में गिरावट यहां देखने को मिली है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश होने के चलते जाम जैसी समस्या भी उत्पन्न हुई। तो
तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए।